नमस्कार। भगवत गीता का पहला अध्याय, युद्ध से ठीक पहले का वो माहौल, वो तनाव है ना। हाँ बिल्कुल, एकदम महसूस होता है। आज हम उसी माहौल में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। खास तौर पे श्लोक 7 पर बात करेंगे। हम्म। इसमें ना दुर्योधन की रणनीति की एक बड़ी दिलचस्प झलक मिलती है। जी। हमारे पास एक विश्लेषण है, भगवत गीता दुर्योधन की रणनीति, हम्म। और हम उसी के जरिए इस श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, और ये श्लोक देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कहानी थोड़ी सी मुड़ती है। दुर्योधन पहले पांडवों की सेना की ताकत गिनवा रहा था। शायद द्रोणाचार्य थोड़े चिंतित भी हुए होंगे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन श्लोक 7 में वो अचानक अपनी सेना की तरफ फोकस लाता है। श्लोक है, अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते। अच्छा, मतलब हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप हमारे पक्ष के उन विशिष्ट योद्धाओं को भी जान लीजिए जो मेरी सेना के नायक है। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम बताता हूँ। ये सिर्फ लिस्ट बताने जैसा तो नहीं लग रहा, इसमें कुछ और है ना? बिल्कुल, ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड मूव है। पहले पांडवों का जिक्र करके शायद एक चिंता जगाई, और अब उसे वो काउंटर कर रहा है, ये दिखाते हुए कि भाई हमारी सेना भी कुछ कम नहीं। हाँ, और शब्दों का चुनाव देखिए, अस्माकम तू विशिष्टा ये, मतलब हमारे विशेष योद्धा। सिर्फ योद्धा नहीं, विशेष, उनकी खासियत पर जोर दे रहा है वो। और द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहना यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, क्या ये सिर्फ मतलब आदर है या इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। सम्मान तो है ही, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक तरह का कैलकुलेटिव सम्मान हो सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, द्रोणाचार्य गुरु तो दोनों के थे, पांडवों के भी कौरवों के भी। तो द्विजोत्तम कहकर दुर्योधन शायद उन्हें सटली, मतलब धीरे से, उनके ब्राह्मण धर्म की, उनकी निष्पक्षता की याद दिला रहा हो। ओह, या ये भी जता रहा हो कि आपका आशीर्वाद, आपकी पूरी निष्ठा वो हमारे साथ होनी चाहिए। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी कह सकते हैं। वाह, ये तो काफी गहरा है। और फिर वो कहता है नायकम मम सैन्यस्य, मेरी सेना के नायक। यहाँ मेरी सेना पर जोर देना ये भी खास लगता है। सही पकड़ा आपने। मेरी सेना कहकर वो अपनी लीडरशिप पर जोर दे रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि ये सेना बिखरी भी नहीं है, ये मेरे नेतृत्व में संगठित है, एक केपेबल कमांडर के तौर पे खुद को पेश कर रहा है। आपका कहता है संज्ञार्थम तान रवीमीते, आपके जानकारी के लिए बताता हूँ। ये दिखाता है कि भाई मैं सिचुएशन के कंट्रोल में हूँ, मैं साफ साफ अपनी ताकत बता रहा हूँ। तो ये श्लोक दुर्योधन की किस तरह की मानसिकता दिखाता है? क्या वो वाकई आत्मविश्वास से भरा है या ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है? क्योंकि जैसा आपने कहा, वो पहले पांडवों की सेना से थोड़ा प्रभावित लग रहा था। मेरे ख्याल से इसमें दोनों चीजें हैं। दबाव तो है, निश्चित रूप से है। वो जानता है पांडवों की ताकत, अर्जुन, भीम, फिर द्रोण के अपने शिष्य धृष्टद्युम्न भी तो उधर ही हैं। हाँ, ये भी है। लेकिन वो हार मानने वाला तो नहीं है ना। ये श्लोक उसकी हिम्मत, उसकी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश दिखाता है। यह आत्मविश्वास दिखाने का एक प्रयास है, और शायद कुछ हद तक अपनी घबराहट छुपाने का भी। वो द्रोणाचार्य को यकीन दिलाना चाहता है कि जीत हमारी ही होगी। ये तो बिल्कुल युद्ध शुरू होने से पहले का माइंड गेम जैसा लग रहा है। इस एक श्लोक से हमें मतलब आम जिंदगी में क्या सीखने को मिलता है? देखिए, कई बातें हैं। पहली तो ये कि जब चुनौती सामने हो तो सिर्फ दुश्मन की ताकत को देखना काफी नहीं, अपनी ताकत को पहचानना, उसे मानना और उसे सही ढंग से सामने रखना, ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। दुर्योधन यहाँ यही कर रहा है। वो अपने नायकों को गिनवाकर माहौल बदलने की कोशिश कर रहा है। और लीडरशिप के नजरिए से? लीडरशिप के लिए तो ये बहुत अहम सबक है। एक लीडर को सिर्फ अपनी टीम की ताकत पता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे सही समय पर, सही तरीके से कहना चाहिए, व्यक्त करना भी आना चाहिए। सही बात है। इससे टीम का हौसला बढ़ता है, और जो बाहर के लोग हैं, जैसे यहाँ द्रोणाचार्य, उन पर भी अच्छा असर पड़ता है। दुर्योधन का ये कदम दिखाता है कि कम्युनिकेशन भी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है, बल्कि दुर्योधन के रणनीतिक दाम पेंच का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे सम्मान, द्विजोत्तम कहना और शक्ति प्रदर्शन, विशिष्टा नायक, मेरी सेना के बीच एक बैलेंस बनाकर अपने गुरु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं या किसी मुश्किल बातचीत में होते हैं, तो सिर्फ फैक्ट्स या अपनी ताकत जानना ही काफी नहीं होता। हम उसे कैसे पेश करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले की मेंटालिटी को ध्यान में रखकर अपनी बात कैसे रखते हैं,
क्या इन चीजों से नतीजे पर फर्क पड़ता है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। अपनी ताकत जानना एक बात है और उसे स्ट्रेटेजिक तरीके से व्यक्त करना वो बिल्कुल दूसरी। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल।